नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गालिब का एक शेर है, थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पे तमाशा न हुआ। तो ट्रंप की धमकियां यही हो गई हैं कि शोर होता है ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, ईरान का एनर्जी सेक्टर खत्म कर देंगे, ईरान का ऑयल सेक्टर खत्म कर देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे। और उसके बाद चुपचाप पीछे हट जाता है क्योंकि समझ में आ जाता है कि अगर ये सब हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। खबर पे आऊं, और खबर तो आपको पता है, इसलिए एनालिसिस बतानी जरूरी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या क्या होगा। उसके पहले आपको एक और खबर बताऊं। अगर आपको याद होगा, आज जब हम बात कर रहे हैं तो तारीख है 3 अगस्त, और अगर 1 अगस्त का मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बल्गारिया, साइप्रस और कुछ और यूरोपीय मुल्कों को ईरान ने कहा है कि अमेरिका के लड़ाई के लिए, अमेरिका की जंग के लिए आप मदद ना करें। और खबर यह आई है कि न केवल बल्गारिया और छोटे मोटे मुल्क बल्कि यूके और फ्रांस जैसे मुल्कों ने भी ईरान से बात की और कहा कि भैया हम किसी भी तरह से अमेरिका की मदद नहीं करेंगे, हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमें परेशान ना करो। यह हालत है कि दुनिया में कोई ईरान का दुश्मन नहीं दिखना चाहता। और यही वजह है कि ट्रंप योजनाएं तो बहुत बनाता है, स्कीम बनाता है, प्लान बनाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियां देता है और उसके बाद चुपचाप गीदड़ की तरह मुंह छुपाकर पीछे चला जाता है। इस बार भी एग्जैक्टली यही हुआ। सारा तमाशा मचाया गया, सारा शोर मचाया गया, और उसके बाद आखिरी वक्त पर ट्रंप का बयान आता है कि ईरान के साथ बातचीत शुरू हो गई है, ईरान समझौते के लिए तैयार हो गया है, ये हुआ है वो हुआ है, सारी वही बातें जो हम पहले सुन चुके हैं। और ईरान कहता है कि ठीक है, 48 घंटे का हमने वक्त लिया है, 48 घंटे में हम चीजों को देखेंगे कैसे कहां किस तरफ जाएंगी। और आप जानते हैं कि ईरान जब 48 घंटे कहता है तो इसका मतलब 1 हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, और 48 दिन भी हो सकता है, क्योंकि ईरानी डिप्लोमेसी अमेरिका की तरह टीवी चैनलों पर बाइट देकर या शोर मचाकर नहीं होती है, वो चुपचाप होती है। और जिस तरह का बार्गेनिंग, जिस तरह का मोल तोल ईरान करता है, अमेरिका के लिए सरदर्द बढ़ता चला जाता है। और खबरों पर जाऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आई है। द वार हार्स करके एक वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है, माना जाता है कि अमेरिकन जो पूरा वार सिस्टम है या अमेरिका की आर्मी है उसको बहुत कायदे से और अंदर से जानती है। इसका दावा है कि ईरान से जब से जंग शुरू हुई है कम से कम 170 अमेरिकन जो सैनिक हैं उनके सर में चोट आई है, यानी माथे पर चोट आई है, यानी फैटल चोट आई है, खतरनाक चोट आई है। और सुनिए आप, वार हॉर्स ये भी बताता है कि अप्रैल की शुरुआत तक अमेरिका की नेवी के 64, एयरफोर्स के 51 और मरीन कॉर्प्स के 19 सैनिकों के सर में चोट के मामले दर्ज किए गए हैं। अब ये सर में चोट के मामले आप समझ सकते हैं कि ये खतरनाक मामले होते हैं। और आगे बढ़िए, एबीसी न्यूज की एक न्यूज आई थी जो बताती है कि जंग के दौरान अमेरिका के जो कुल सैनिक मारे गए हैं उनका नंबर 653 यानी 650 से ज्यादा है, जिसमें 64 सीनियर ऑफिसर्स हैं। ये सब जोड़कर मिला दीजिए। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसके सिर्फ 18 सैनिक मारे गए हैं, और घायलों के बारे में भी 100-150 तक की बात की जाती है। अब वार हॉर्स की रिपोर्ट को और एबीसी न्यूज की रिपोर्ट को अगर हम मिला दें तो समझ में यह आता है कि 170 तो केवल ऐसे हैं जिनके सिर में चोट आई है। इसके अलावा जाने कितने होंगे जिनके हाथ, पांव और दूसरी जगहों पर चोट आई होगी। और मरने वालों की संख्या बताई 18 जा रही है, लेकिन यह संख्या 653 हो गई है, जिसमें 64 सीनियर ऑफिसर्स हैं। इसका मानी बहुत साफ है। इसका मानी यह है कि ईरान से लड़ाई में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। न केवल माल का नुकसान हुआ है बल्कि जान का भी नुकसान हुआ है। इस बात को सबसे पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट पर। फाइनेंशियल टाइम की ये आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ही समझ में आ जाएगा कि यह अमेरिका परस्त अखबार ये मानकर चल रहा है कि इस जंग में ईरान भारी पड़ा है। वो बता रहा है कि किस तरह से अमेरिकन एसेट्स को कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में और दूसरी जगहों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मेरे एक दोस्त आए हुए थे मिडिल ईस्ट से। अब जाहिर है जो लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं
कुछ लिख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वरना बेचारों की नौकरी चली जाएगी, जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने पर्सनली मुझे बताया कि कतर वगैरह में जो नुकसान हुआ है उसको ठीक होने में ही 6 महीने से साल भर लग जाएंगे, इस हद तक नुकसान हुआ है। और उन्हीं की बात को लॉजिक्स के साथ कह रहा है फाइनेंशियल टाइम, जो एक अमेरिका परस्त अखबार है, कोई ये ईरानी या मिडिल ईस्ट का अखबार नहीं है। और इसका कहना है कि कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और दूसरी जगहों पर जितना ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है उसकी वजह से अमेरिका ने वहां से अपने लोग और अपने हथियार दोनों हटाने शुरू कर दिए हैं। यानी जो उनकी आर्मी ये कह रही थी कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है कि इस लड़ाई को हम जितना जारी रखेंगे उतना ज्यादा दिक्कतों में फंसते चले जाएंगे, बेहतर है इस जंग से बाहर निकला जाए, वो सही बात थी। और अब इसको फाइनेंशियल टाइम जैसा, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, अमेरिका परस्त अखबार भी तस्लीम कर रहा है। अब इसके आगे आप चलिए, आपको एक और अखबार दिखाता हूं, इजराइल का। अखबार का नाम है इजराइल होयूम और यह अखबार माना जाता है कि नेतन्याहू की गोदी मीडिया है, नेतन्याहू के हिसाब से काम करता है। इसकी एक खबर आपको दिखाता हूं जिसमें यह कह रहा है कि लॉन्गर द डिले ग्रेटर द डैमेज, यानी जंग को जल्दी खत्म कीजिए, जितनी लंबी जंग खींचेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका का और जाहिर है इजराइल का भी। अब ये कहना चाह रहे हैं, ये भड़काना चाह रहे थे अमेरिका को, पूरा इजराइल का सिस्टम लगा हुआ है अमेरिका को इस बात के लिए भड़काने पर कि किसी भी तरह से जंग को जारी रखा जाए। और उसके चक्कर में क्या क्या कर रहा है ये समझने के लिए इजराइल होयूम की एक और खबर देखिए। यह कहता है कि हंट फॉर ईरान्स हिडन सुप्रीम लीडर इज ऑन। हंट चल रही है, यानी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई है, आयतुल्लाह मुस्तबा अली खामनेई है, उनको हंट करने का, उनको शिकार करने की कोशिश लगातार चल रही है। अब आप ये बताइए कि मुस्तबा अली खामनेई कोई भगोड़ा है? मुस्तबा अली खामनेई कोई अपराधी हैं? मुस्तबा अली खामनेई ने कोई ऐसा काम किया है कि उनको सजा देनी है? अरे भगोड़ा तो नेतन्याहू है, जिसके ऊपर आईसीसी से बाकायदा वारंट आया हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन ये हंट कर रहे हैं आयतुल्लाह मुस्तबा अली खामनेई को जैसे कि वो कोई अपराधी हो। ईरान का अपना सिस्टम है, ईरान ने पूरी तरह से उनको महफूज रखा है और ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, गद्दार भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे। तो ये जो दो खबरें मैंने आपको सुनाई इजरायली होयूम की, मैं अक्सर टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम पोस्ट या बाकी अखबारों को लेता हूं, आज मैंने जानबूझकर इजराइल होयूम लिया है। ये दो खबरें क्या बताती हैं? इजराइल और नेतन्याहू का ख्वाब है कि किसी तरह से मुस्तबा अली खामनेई को शहीद कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और दूसरा ख्वाब है कि वो घर में बैठे रहें, अमेरिका उनकी लड़ाई लड़ता रहे, अमेरिका के सैनिक मारे जाते रहे, अमेरिका का जान माल का नुकसान होता रहे। साथ में जो अरब स्टेट्स हैं, जॉर्डन है, कुवैत है, सऊदी है, यूएई है, इन सारी जगहों पर जो तेल के, गैस के सारे सिस्टम हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाए, इन सारे मुल्कों में जो अमीरी है वो खत्म हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए, ताकि जब जंग खत्म हो तो इन कमजोर मुल्कों पर इजराइल अटैक करके जमीन पर कब्जा कर सके। ये इजराइल का पूरा खेल चल रहा है और मजेदार यह है कि ये दोनों खेल पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। आप देखिए, कल यह खबर आती है कि अमेरिका अपनी बात से पीछे हट गया, अमेरिका ईरान के ऊपर बड़ा अटैक नहीं करेगा। यह खबर इजराइल में ट्रंप के ट्रूथ वाले जो पोस्ट आते हैं, ट्रूथ सोशल वाले जो पोस्ट आते हैं, उससे पहुंची। इनको पहले से कुछ नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। और हुआ यह सब कैसे? अमेरिका ने धमकी दी, ईरान ने कहा ठीक है, आप हमारे ऊपर अटैक करो, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। और केवल आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जिनके भरोसे आप अटैक कर रहे हो, यानी जो अरब कंट्रीज हैं जिनके भरोसे आप अटैक करते हो, जिनकी जमीन और आसमान का आप इस्तेमाल करते हो, उनके भी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। एक लिस्ट भेज दी गई सऊदी अरबिया और बाकी मुल्कों के पास कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो आपके ये ठिकाने हैं, जिन ठिकानों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे। और अब ये अरब मुल्क जानते हैं कि एयर डिफेंस कितना कमजोर है। अब ये जानते हैं कि अमेरिका का थर्ड पेट्रियाट, जिनका बड़ा नाम लिया जाता था, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ईरान मनमर्जी से जहां चाहेगा वहां तबाही बर्पा करेगा, कहर बर्पा करेगा। तो कहा यह जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, अब तो बयान आ गए हैं बाकायदा
कि एमबीएस ने, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं एमबीएस, उन्होंने ट्रंप को फोन लगाया और ट्रंप से फोन पर 3 बातें उन्होंने कही। ये सामने आ रहा है। पहली बात तो ये कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमारी इतनी तबाही होनी है और इस हमले से ईरान पर कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन गल्फ स्टेट पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। दूसरी बात कि अगर ये तबाही होती है और आपके जो ठिकाने हैं वो भी तबाह होते हैं और अगली बार आप कहते हैं कि इन ठिकानों के लिए पैसा दो, तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इन ठिकानों को दोबारा बनवा सकें। आप जानते हैं अमेरिका का बेस जो है अरब कंट्रीज में, उसमें जो पैसा भी लगता है वो अरब कंट्रीज का लगता है। अमेरिका अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाता है। तो एमबीएस ने कहा कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम ये सब कर सकें। और तीसरी बात एमबीएस ने कहा कि इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी और ज्यादा मुमकिन यह है कि बाब अल मंदेब भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए और हमारा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा आपके इस एक हमले की वजह से। ट्रंप को बिजनेस की बात समझ में आती है। ट्रंप के समझ में आया कि हमारे अगर अड्डे पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे तो हम ईरान का वो ख्वाब पूरा करने लगेंगे जिसमें वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ना रहे, पूरी तरह से चला जाए। और यह भी समझ में आया कि अब इन अड्डों को बनवाने के लिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो हैं वो पैसे नहीं दे पाएंगी। और यह भी समझ में आया कि अगर होर्मुज ऐसे ही बंद रहा और साथ में बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो इसका मानी यह है कि अमेरिका के अंदर ऑयल और गैस की प्राइसेस वहां चली जाएंगी कि संभाल में नहीं आएंगी। ये तो आपको पहले ही पता है, मैं बता चुका हूं। पिछले दिन जो सैटरडे को मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो स्टॉक है ऑयल का वो हिस्टोरिकली लो लेवल पर चला गया है, यानी उनके पास बहुत कम तेल बचा है। और अगर और लो लेवल पे गया तो अमेरिका के गैस पंप जो है वो सूखने लगेंगे और वहां के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस पहले ही बढ़ रही थी और इसीलिए उसकी समझ में आया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब ने भी बात की और साथ में कतर के अल थानी साहब ने भी बात की। इन सब लोगों ने ट्रंप से कल बात की और सबका एक ही कहना था कि आपके इस हमले से ईरान का बहुत नुकसान नहीं होगा, वो इन सब चीजों के लिए तैयार है, लेकिन इस हमले से मिडिल ईस्ट का जो नुकसान होगा और इंटरनेशनल ट्रेड का जो नुकसान होगा वो बरसों बरस पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए ईरान से बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए। अब बहुत सारे रास्तों की बात कल रात को शुरू हुई। कल रात मतलब हिंदुस्तानी टाइम से जो रात था उसमें शुरू हुई। एक ये शुरू हुआ कि होर्मुज पर यह बातचीत फाइनल हो जाए कि होर्मुज के अंदर जो जहाज आएंगे उन पर ईरान कंट्रोल करेगा और होर्मुज से खाड़ी के अंदर जो जहाज जाएंगे उन पर ओमान कंट्रोल करेगा। अमेरिका यह चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का एक हिस्सा ओमान के कंट्रोल में चला जाए जिससे जहाज आ सकें और जा सकें, लेकिन बात यह आई कि आने का हिस्सा ईरान कंट्रोल करेगा, जाने का हिस्सा ओमान कंट्रोल करेगा। ईरान के बयान आने शुरू हुए, अल जजीरा वगैरह पर बयान चलने शुरू हुए कि ईरान और ओमान के अंदर बहुत जल्दी समझौता होने वाला है। अराक्ची साहब के भी बयान आ गए और लोगों को ऐसा लगा कि घंटे 2 घंटे में कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे लोग जो ईरान की डिप्लोमेसी को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उनको पता था कि ईरान को अपने लिए वक्त लेना आता है और इतनी जल्दी कोई समझौता नहीं होगा और ये जो आने वाला जाने वाला मामला है ये सुलझेगा भी तो इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा। अब उसके बाद देखिए पेजेश्कियान साहब का बयान आता है। पेजेश्कियान साहब ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और पेजेश्कियान साहब का जो बयान आता है वो ये कहते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था अमेरिका के साथ वो पूरे ईरान की मर्जी थी। ईरान की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है यानी मुस्तफा खामनेई साहब से लेके IRGC से लेके प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री, इन सारे लोगों ने मिलकर तय किया था। और सब कुछ कहने का मानी ये है, अगर आप डिप्लोमेसी की लैंग्वेज समझते हैं तो मानी ये है कि ये नए नए जो तमाशे हो रहे हैं कि बाएं से चले जाओ, दाएं से चले जाओ, जाने का रास्ता तुम्हारा, आने का रास्ता हमारा, ये सब बेकार की बात है। अगर बात करनी है तो वही जो फ्रेमवर्क तय हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो फ्रेमवर्क तय हुआ था, अमेरिका को उसी पर बात करनी होगी। ये पेजेश्कियान साहब के कहने का मतलब है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मंडे से, सोमवार से यानी आज के दिन से अमेरिका और ईरान के बीच में ये बातचीत शुरू होगी और ये बातचीत मीडिएटर्स के माध्यम से बातचीत होगी। मीडिएटर्स कौन है? पाकिस्तान, कतर और हो सकता है सऊदी अरबिया। अब ये बातचीत का फ्रेमवर्क क्या होगा ये अभी तक ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है। ट्रंप ने यह नहीं बताया है कि नए समझौते होंगे या पुराने समझौते होंगे।
ईरान ने ट्रंप के किसी दावे को खारिज नहीं किया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी तरह का कोई समझौता हुआ है। और पजेश्कियन साहब कह रहे हैं कि अब दुश्मन को उसके किए वादे निभाने पर ईरान मजबूर कर देगा। अब एमओयू जो है उसी पर बात होगी, वही ईरान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है और हमारी कोशिश यह है कि दूसरी तरफ भी उस समझौते का पूरी तरह से निभाह हो, पालन हो, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। सीधी सी बात है कि डिप्लोमेसी यही कहती है कि आपने एक समझौता किया, उस पर ट्रंप ने दस्तखत किया, वांस ने दस्तखत किया और उसी पर ईरान ने भी दस्तखत किया, तो उसी समझौते को दोबारा लागू किया जाए। और अब आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि समझौते को तोड़ा अमेरिका ने है, ईरान का यह मानना है और यही सच है कि समझौते को तोड़ा अमेरिका ने है, ईरान ने अपनी तरफ से समझौते को नहीं तोड़ा है। ईरान उस समझौते को ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के आने जाने का जो पूरा सिस्टम है वो ईरान बनाएगा। इसका मतलब ईरान सही निकाल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि इसका मानी तो यह था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगी। तो वो जब समझौता लिखा जा रहा था तब आपको एक लाइन लिख देना था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर होगा, जिस पर ईरान का कोई दखल नहीं होगा, जहाज आएंगे, जहाज जाएंगे, ईरान उनको किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। ये बात आपने लिख दी होती और ईरान अगर इस पर राजी होता तो समझौता होता और नहीं राजी होता तो समझौता नहीं होता। लेकिन आपने तो लिखी नहीं और जो लिखा है उसका मानी यही निकल रहा है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल है। तो जब आप उस पर एक बार साइन कर चुके हैं तो फिर दूसरी बार तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और जब बातचीत शुरू होगी तो यह समझिए कि 15 दिन 1 महीने कहां निकल जाएंगे वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इजराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। इजराइल के एक पत्रकार हैं गाई एजरियल, सहाफी हैं वहां के, इनका कहना है कि इजराइल के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि वॉर इज स्टिल ऑन द टेबल, यानी कि जंग अभी भी हो सकती है। तो इजराइल अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कैसे भी जंग दोबारा शुरू हो। तो ठीक है, जंग दोबारा शुरू कर दीजिए, ईरान उसके लिए तैयार बैठा है। लेकिन अगर समझौता करना है तो बहुत साफ ईरान ने किया हुआ है कि यह समझौता जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी उसी के थ्रू होगा, उसी से होगा। कहा जा रहा है कि वो ओमान के साथ जो समझौता है वो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन जब हो जाए समझौता तभी आप मानिएगा, क्योंकि इस्माइल बाक़ई का जो बयान आया है, जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति, उसके जो हालात हैं वो जंग से पहले वाले हालात में नहीं आएंगे, यानी ईरान का कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा। और अगर ईरान का कंट्रोल रहेगा तो समझौता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाज तभी वहां से निकल पाएंगे जब ईरान उनको ओके कहेगा। और इजराइल की जो फ्रस्ट्रेशन है वो हर बार गजा के ऊपर निकलती है। जो गरीब होता है, कमजोर होता है, उसके ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही ये बात हुई कि ट्रंप हमला नहीं करेगा, एक बार फिर गजा के ऊपर अटैक हुआ, बम गिराए गए और कई लोग मारे गए। अब गजा को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है हमास तैयार हो गया है और भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गए हैं, शर्त के साथ कि इजराइल गजा को छोड़े। लेकिन इजराइल गजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि इजराइल को लग गया हो कि ईरान की जीत का मतलब यह है कि गजा को आज नहीं कल खाली करना पड़ेगा, तो खाली करने से पहले जितने और लोगों को मार सकें उतना मार दें। दुनिया को यहां ध्यान देना चाहिए और नेतन्याहू को रोकना चाहिए। ये जो हो रहा है गजा के अंदर जेनोसाइड, ये हमारे इतिहास की सबसे खतरनाक घटना है और इस घटना को अगर ये दुनिया नहीं रोक पाएगी तो ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करने का कहीं कोई मान ही नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि ट्रंप ने जब ईरान पर हमले टाल दिए हैं तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो नीचे आ गई है, 5% की गिरावट बताई जा रही है। अभी इसकी जो प्राइस है वो $83.85 पर बैरल कहा जा रहा है। WTI क्रूड जो है वो $80.66 पर बैरल तक आ गया है। अभी भी प्राइसेस बहुत ऊंची हैं। अगर ये बातचीत लंबी चलती है और लगता है कि आगे लड़ाई नहीं होगी तो ये प्राइसेस नीचे आएंगी, वरना क्या होगा वो देखना होगा। इसी बीच में होर्मुज पर ईरान का कैसा कंट्रोल है, इसको अगर समझना हो तो इतने से समझ लीजिए कि जो जहाज अमेरिका के हमले की खबर सुनकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करना चाहते थे, ऐसे कुछ जहाजों पर ईरान ने हमला किया है
और हमला करने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से लगभग बंद हो गया है। अभी उससे जहाज बहुत कम गुजर रहे हैं, जबकि बाब अल मंदेब के बारे में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के तेल के 2 टैंकर बाब अल मंदेब को क्रॉस कर गए हैं। अब हूथियों ने उनको क्रॉस करने दिया है ईरान के इशारे पर, या फिर वो क्रॉस कर गए हैं, हूथी उनका कुछ नहीं कर पाए हैं, ये तो थोड़ा बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल स्थिति ये है कि अभी तुरंत हमलों का कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि अमेरिका और इजराइल जिस तरह के शैतानी मुल्क हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बातचीत का जहां तक मामला है, अमेरिका को लगा था कि इस लड़ाई के बाद, जो सीज फायर के बाद उसने शुरू की, ईरान झुककर समझौता करने पर मजबूर होगा। लेकिन बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान और ज्यादा मजबूत हुआ है और ज्यादा मजबूती से बात कर रहा है कि कोई समझौता नहीं, जो पहले समझौता हो गया है उसी को लागू कराया जाए, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमें पूरा कंट्रोल दिया जाए। अब अमेरिका मानता है, झुकता है, या नाटक करता है, या क्या करता है, ये आगे देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो यही खबर है। आगे जब जो जैसे होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।